हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि एकक कोशिका को डिफाइन करा था, ठीक है। तो उसका एक बार रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आज, क्योंकि एकक कोशिका जो है वो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट, और जैसा कि मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि ये एक सॉलिड स्टेट के लिए ये आपकी एक नींव का काम कर रही है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूनिट सेल, तो इसका एक रिवीजन लेते हैं जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एकक कोशिका क्या होती है कि हमारा जो एक क्रिस्टल जालक है, जैसे कि एक क्रिस्टल जालक है, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक का एक अणुओं का वो पैटर्न, व्यवस्थित पैटर्न, और वो सबसे छोटा जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर, जैसे ये एक सबसे छोटी इकाई है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति इधर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, और ऐसे ही कई सारी हो रही है, बहुत सारी पुनरावृत्ति हो रही है। तो और चारों दिशाओं में हो रही है, तीनों दिशाओं में हो रही है, 3D है। तो ये इसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर जो सबसे छोटी इकाई है जिसकी हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, वो क्या होती है? एकक कोशिका, ठीक है। तो एक जो बताया था कि जो हमारा क्रिस्टल जालक होता है वो क्या अणुओं का एक व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित पैटर्न में उसमें अणु व्यवस्थित होते हैं। तो उस पैटर्न जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करते हैं हम, वो क्या होती है? एकक कोशिका होती है। वो पैटर्न, वो व्यवस्थित पैटर्न जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, वो क्या होती है? एकक कोशिका होती है। तो अब जैसे आप यह देख रहे हैं, शेडेड पार्ट जो है इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, और सभी दिशाओं में हो रही है। तो ये क्या होता है? ये इसको हम कह सकते हैं कि एकक कोशिका, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि एकक कोशिका। तो एकक कोशिका, अब इसी का इधर हम एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको देखने में आसानी होगी। तो जैसा कि पैरामीटर आपको बताया था कि वाई एक्सिस में हम बी लेंथ लेते हैं, एक्स एक्सिस में ए लेते हैं, और जेड एक्सिस में सी लेते हैं, और इनके बीच का एंगल जो है, अगर ये है तो गामा, बीटा और अल्फा, ठीक है। ये आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो यहाँ तक ठीक है। अब हम देखते हैं कि एकक कोशिका क्या होती है, वो कितने टाइप की होती है। एकक कोशिका कितने टाइप की होती है? एक बार और आपको ये चीज़ ध्यान दें कि ये जो है एक क्यूबिक संरचना सी लग रही है, तो हमें ना इसके लिए हमें क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए, जो कि आगे डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएंगी। तो क्यूब की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की जाएगी, और उसके बाद अभी हम आते हैं एकक कोशिका के टाइप्स पे, ठीक है। तो एकक कोशिका का टाइप्स, एक तो हुआ फर्स्ट नंबर आद्य एकक कोशिका, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड होता है केंद्रीय एकक कोशिका। ये क्या होते हैं? सेंट्रिक यूनिट सेल, ठीक है। तो एक हो गई आद्य एकक कोशिका, एक होती है केंद्रीय एकक कोशिका। तो अब देखते हैं आद्य एकक कोशिका क्या होती है, ठीक है। पहला नंबर, आद्य एकक कोशिका क्या होती है? प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है? तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो अणु होते हैं, हमारे जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, या पहला नंबर है आद्य एकक कोशिका, ठीक है। तो आद्य एकक कोशिका में हम क्या होता है कि जो हमारे परमाणु हैं, जो हमारे जालक बिंदु हैं, जिनको बोलते हैं जालक बिंदु, वो क्या होते हैं? हमारी यूनिट सेल में किस तरह व्यवस्थित होते हैं, ये देखते हैं पहले, ठीक है। तो यूनिट सेल में वो केवल कोनों में होते हैं, केवल कॉर्नर्स पे। जो जालक बिंदु है वो केवल कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर्स पे ही होते हैं। मतलब जालक बिंदु का सेंटर जो होगा वो क्या होगा? इस हमारी यूनिट सेल का कॉर्नर होगा, ठीक है। यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे ही होते हैं जालक बिंदु। तो आद्य एकक कोशिका, या इसको बोलते हैं सरल एकक कोशिका। तो इसमें क्या जो हमारे जालक बिंदु हैं वो कहाँ पे होंगे? कोनों में होंगे। और केंद्रीय एकक कोशिका में क्या होता है कि हमारे जो जालक बिंदु हैं कोनों में तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ वो
कोनों में तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ कहीं फलक पे या फिर पूरे बॉडी के सेंटर पे भी हो सकते हैं। किसी फलक पे भी हो सकते हैं या फिर किसी फलक में भी हो सकते हैं या फिर इसके बॉडी के सेंटर में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आद्य एकक कोशिका में क्या होता है कि हमारे जो जालक बिंदु हैं वो केवल इनके कॉर्नर्स पे ही उपस्थित होते हैं। सेंट्रिक एकक कोशिका में क्या होता है कि हमारे जो जालक बिंदु कोनों में तो होंगे ही होंगे, उसके साथ ही साथ कहीं और भी होंगे। ठीक है, कहीं और भी उपस्थित होंगे, या तो फलक पे उपस्थित होंगे या फिर पूरे यूनिट सेल के सेंटर पे भी हो सकते हैं, बॉडी सेंटर पे भी हो सकते हैं या फिर फेस सेंटर पे भी हो सकते हैं, फलक के केंद्र पे भी हो सकते हैं और इसके केंद्र पे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हम एक अज्यूम करवाते हैं। मान लो आप किसी कमरे में बैठे हैं, आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे को आप ध्यान से देखिए, अज्यूम करिए। ठीक है, मान लो वो एक एकक कोशिका है, आप उसके अंदर बैठे हो, वो एक एकक कोशिका है, आप उसके अंदर बैठे हो। तो कमरे के आप गिनो पहले कॉर्नर्स कितने हैं। कॉर्नर्स कितने होंगे, 4 ऊपर के, 1 2 3 4 और 4 नीचे के, 1 2 3 4। तो टोटल कॉर्नर्स कितने हुए, 8। टोटल कॉर्नर्स कितने हुए, 8। तो अगर पूछा जाए कि कॉर्नर्स एक आपकी यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स हैं, तो आप बताएंगे 8। ठीक है, पूछा जाए फलक कितने हैं, तो फलक आप गिनिए, इस साइड की दीवार, इस साइड की दीवार, पीछे की दीवार, सामने की दीवार, ऊपर की दीवार और नीचे का फर्श, कितना हो गया, टोटल 6। तो फेस कितने होते हैं, 6। फेस कितने होते हैं, 6। तो अब आप देखेंगे कि अगर कॉर्नर्स पे उपस्थित हैं जालक बिंदु, तो कितने जालक बिंदु होंगे हमारे, 8। कितने जालक बिंदु होंगे, 8। कितने जालक बिंदु होंगे, 8। ठीक है, अगर जालक बिंदु फेस में उपस्थित हैं तो कितने जालक बिंदु होंगे, 6। और इसमें कॉर्नर्स में भी उपस्थित है साथ ही साथ, तो कितने होंगे, 8 भी होंगे और 6 भी होंगे। ये तो हो गया कि कितने जालक बिंदु हैं नॉर्मल। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसमें इनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लो कि एकक कोशिका की बार बार पुनरावृत्ति पे बना है हमारा क्रिस्टल जालक, एकक कोशिका की बार बार पुनरावृत्ति पे बना है हमारा क्रिस्टल जालक। तो अब देखो, एकक कोशिका के कॉर्नर्स पे उपस्थित है, एकक कोशिका के कॉर्नर्स पे उपस्थित है बिंदु। ठीक है, पहले हम ये सरल एकक कोशिका लेते हैं, आद्य एकक कोशिका। इसमें क्या है कि एकक कोशिका के कॉर्नर्स पे ही केवल उपस्थित हैं जालक बिंदु। तो अब देखो इनका एक में कितना कंट्रीब्यूशन, अगर ये इसके कॉर्नर में है तो ये इस वाले एकक कोशिका के भी कॉर्नर में है, इस वाले एकक कोशिका के भी कॉर्नर में है, इस वाले के तो है ही है, इस वाले के भी कॉर्नर में है। ठीक है, और इसके जो पीछे एक ऐसा ही सिस्टम है, जैसे ये अब सामने वाला देखिए, सामने वाला जो जालक बिंदु है, सामने वाला जो जालक बिंदु इसके भी, इस वाले एकक कोशिका के भी कॉर्नर में, इसके भी कॉर्नर में, इसके भी कॉर्नर में, इसके भी कॉर्नर में। और अगर ऐसा ही एक सिस्टम आप सामने से चिपका दें, ऐसा ही एक सिस्टम आप सामने से चिपका दो, ठीक है, तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगा, ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 4 पीछे वालों के कॉर्नर में है और जो सामने वाले भी आएंगे ना, उनके भी 4 एकक कोशिका के कॉर्नर में है। तो टोटल कितने एकक कोशिका के कॉर्नर में है, 8। टोटल कितनी एकक कोशिकाएं हैं, 8। ठीक है, तो अगर ये 8 एकक कोशिका के कॉर्नर्स में है तो इसका एक एकक कोशिका में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक एकक कोशिका में इसका योगदान कितना होगा, 1/8, क्योंकि सारी समान है और सब में इसका समान 4 ये और 4 इसके आगे आप और चिपका दो जो इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो 4 ये और 4 इसके आगे, टोटल कितनी एकक कोशिका में ये भाग ले रहा है ये वाला बिंदु, 8 एकक कोशिका में। समझ में आ रहा होगा आपको, विजुअलाइज हो रहा होगा कि कैसे 1 2 3 4, ये 4 तो ये हैं और 4 इसके आगे आप और चिपका दो तो कितने हो गए, टोटल 8 में इसका योगदान हो रहा है, इस वाले जालक बिंदु का 8 में योगदान हो रहा है। ऐसे ही सभी जालक बिंदुओं का 8 एकक कोशिकाओं में योगदान हो रहा है। चाहे आप इस वाले को ले लीजिए, ये वाला है, एक इसमें, एक इसमें, ठीक है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, 4 हो गए और 4 इसके सामने से चिपका दो, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 8 एकक कोशिका। आप कोई भी बिंदु लेंगे वो अपने 4 एकक कोशिका में
8 एकक कोशिकाओं में पार्ट ले रहा होगा अगर कोई बिंदु कॉर्नर में है। तो आपको यह बात ध्यान देनी है, आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी एकक कोशिका में कोई भी जालक बिंदु कोने में है, एकक कोशिका के कोने में है, तो वो 8 एकक कोशिकाओं में भाग ले रहा है। अगर कोई भी एकक कोशिका में जालक बिंदु कोने में है तो वो 8 एकक कोशिकाओं में भाग ले रहा है। अब चूंकि उसी एकक कोशिका की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, उसी एकक कोशिका की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप क्या समझोगे कि इसका सभी एकक कोशिकाओं में समान योगदान है। तो अगर ये 8 एकक कोशिकाओं में भाग ले रहा है तो ये 8 में समान रूप से बटा हुआ है। अगर ये 8 में समान रूप से बटा हुआ है तो इसका योगदान एक एकक कोशिका में होगा, तो कितना होगा? 1/8। अगर निकालना है आपको कि अभी आपने बता दिया कि इसमें कितने जालक बिंदु हैं, 8 जालक बिंदु हैं, ठीक है। कितने जालक बिंदु हैं? 8 जालक बिंदु हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि इसमें जो जालक है, जो ये जालक है, जो एकक कोशिका है, इसमें परमाणुओं की प्रभावी संख्या कितनी है, परमाणुओं की इफेक्टिव नंबर कितना है, कितना, अगर आप कितना इफेक्टिव नंबर है, इसका मतलब ये प्रभावी संख्या का मतलब ये कि अगर वो 8 कोने में है तो अगर उन सबको जोड़ा जाए तो कितने परमाणु बनेंगे। अगर उन 8 कोनों का, अगर हमको इस रूम में दिख रहा है कोने में थोड़ा थोड़ा सा पार्ट, अगर हम सबको जोड़ेंगे तो कितने परमाणु बनेंगे, तो आपके कितने परमाणु बनेंगे? चूंकि एक में योगदान कितना है? 1/8 और टोटल कितने हैं? 8, तो कितने परमाणु? 1 परमाणु। तो अगर केवल कोनों में उपस्थित है तो कितने पर इफेक्टिव नंबर कितना होगा? 1। इफेक्टिव नंबर कितना होगा? 1। अगर जो है जालक बिंदु केवल कोनों में उपस्थित है तो इफेक्टिव नंबर कितना होगा? 1। इनकी प्रभावी संख्या कितनी होगी? 1। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक बार और इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि देखो, एक जालक बिंदु लीजिए, जालक बिंदु आपने देखा कि इस जालक बिंदु इसमें भी, इसके भी कॉर्नर में है, इस वाले के भी कॉर्नर में है, इस वाले एकक कोशिका के भी कॉर्नर में है और इस वाले के भी कॉर्नर में है कि नहीं? अब आप इसके सामने, जो इसके सामने भी, क्योंकि एकक कोशिका की सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति हो रही है, सभी दिशाओं में वो समान रूप से फैले, तो एकक कोशिका को आप अगर विजुअलाइज करना चाहें, अगर आप इमेजिन करें, तो जैसे आपके घरों में ईंटें लगती हैं, ठीक है, ईंटें लगती हैं, तो ईंटों जैसे बार बार ईंटों के पुनरावृत्ति से आपका घर बना हुआ है, बार बार, तो घर की जो घर बना है उसकी सबसे छोटी इकाई आप क्या लिख सकते हो? ईंट ले सकते हो ना, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से आपका घर बना हुआ है। तो उसी प्रकार एक एकक कोशिका ले लो और एकक कोशिका की बार बार पुनरावृत्ति से तो समान है और चारों दिशाओं में उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो अगर ये 1 2 3 4 तो सामने भी हो रही है, ठीक है, सामने भी इसकी पुनरावृत्ति, इधर एकक कोशिका है, यहाँ पर भी, ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे ही सामने भी है। तो इस वाले पॉइंट का योगदान जो है वो कितनी एकक कोशिकाओं में हुआ? 8 एकक कोशिकाओं में। इस वाले जो जालक बिंदु है इसका योगदान कितनी एकक कोशिकाओं में हुआ? 8 एकक कोशिकाओं में हुआ, ठीक है। अब अगर इसका योगदान 8 एकक कोशिकाओं में हुआ और चूंकि सभी एकक कोशिकाएं समान हैं, सभी ईंटें समान आकार के हैं, उनका डायमेंशन जो है समान है, ठीक है, तो सभी अगर एकक कोशिकाएं समान हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट का सभी में समान होगा। तो अगर वो 8 में बटा हुआ है तो 1/8, तो अगर वो 8 में बटा हुआ है तो एक एकक कोशिका में उसका 1/8, और 1/8 अगर इस वाले पॉइंट का 1/8 इसमें आ रहा है, इस वाले पॉइंट का 1/8 भी इसमें आ रहा है, इस वाले पॉइंट का भी 1/8 आ रहा है, इस वाले पॉइंट का भी 1/8 आ रहा है, इस वाले पॉइंट का भी 8वां हिस्सा आ रहा है, इस वाले पॉइंट का भी 8वां हिस्सा आ रहा है, इसका भी 8वां हिस्सा, इसका भी 8वां हिस्सा। तो अगर टोटल जोड़ेंगे तो टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? 8, और 8 कॉर्नर के पॉइंट का 8वां हिस्सा इस एक एकक कोशिका में आ रहा है। तो अगर प्रभावी संख्या अगर हम निकालें इस एकक कोशिका की तो वो कितनी आएगी? इस एकक कोशिका में परमाणुओं की अगर हम प्रभावी संख्या निकालें तो वो कितनी आएगी? 1/8 और गुणे 8, क्योंकि प्रत्येक कॉर्नर वाले परमाणु का 8वां हिस्सा ही योगदान ले रहा है इस एकक कोशिका में, और 8 परमाणु हैं कॉर्नर में, तो कितना हुआ? 1/8 × 8, और टोटल कितना हुआ? 1। तो अगर इसमें देखा जाए तो प्रभावी संख्या कितनी है? 1। प्रभावी संख्या कितनी है? 1। आप देखिए
आप अपने कमरे में, कमरे को ध्यान से देखिए, कॉर्नर में 1/8 हिस्सा उधर है, 1/8 हिस्सा उस कॉर्नर में, 1/8 हिस्सा उस कॉर्नर में, 1/8 हिस्सा उस कॉर्नर में, और ऐसे ही 1/8 हिस्सा नीचे के चारों कॉर्नर में। ठीक है, टोटल कितने कॉर्नर हुए? 8, और सभी का 8वां हिस्सा है, क्योंकि जो बॉल है ना, जो बॉल है वो 8वां हिस्सा। देखिए, अगर मान लो आप इस कॉर्नर में एक बॉल इमेजिन करते हो, एक बॉल इमेजिन करते हो, तो इसके जो साइड वाला रूम है उसमें भी उस बॉल का कुछ दिख रहा है, कुछ हिस्सा, इसके जो इस साइड वाला रूम है उसमें भी, और जो बगल वाले रूम का भी इस साइड में है तो उसमें भी उस बॉल का कुछ हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, और ऊपर वाले फ्लोर में जो 4 रूम बने हैं ना उस पॉइंट से कनेक्टेड, वहां भी उस बॉल का कुछ ना कुछ हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, और सभी में समान हिस्सा है, तो वो कितना हुआ? टोटल कितने कमरे हुए? 4 नीचे के और 4 ऊपर के, टोटल कितने कमरे हुए? 8। ठीक है, और 8 में उस बॉल का समान हिस्सा दिख रहा है, तो कितना हुआ? 1/8, 1/8वां हिस्सा दिखा ना इस रूम में, और 1/8वां हिस्सा इस कॉर्नर में, 1/8वां हिस्सा उस कोने में, 1/8वां हिस्सा इस कोने में, और 1/8वां हिस्सा इस कोने में, ऐसे ही नीचे के चारों कोनों में 1/8वां हिस्सा। तो टोटल 8 कोने हुए, और 8 कोनों में 1/8 हिस्सा परमाणु का, तो टोटल इफेक्टिव नंबर कितना आया? 1। ये बहुत ही बोले तो बहुत ही थोड़ा सा एक बार टिपिकल होगा समझने में, बट अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। आगे का जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमारी ये सरल एकक कोशिका की बात हो गई। ठीक है, आद्य एकक कोशिका की बात हो गई। यहाँ पे हमने इफेक्टिव नंबर भी बता दिया आपको कि 1/8 × 8 होता है। ठीक है, और यहाँ से आपको समझा भी दिया कि कैसे ये होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं केंद्रीय एकक कोशिकाओं की। ठीक है, तो केंद्रीय एकक कोशिकाएं, केंद्रीय एकक कोशिका जैसा कि हमने बताया था कि आपको कॉर्नर के साथ साथ कहीं और भी मिलेंगे परमाणु। परमाणु जो है कोने में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो 8 कोनों में परमाणु तो होंगे ही होंगे, और उसके साथ साथ और कहीं भी एकक कोशिका में मिल सकते हैं, या तो फलक के केंद्र पे मिल सकते हैं या फिर बॉडी पूरे एकक कोशिका के सेंटर में मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे। देखो, केंद्रीय एकक कोशिका, जैसा कि बता ही दिया था कि केंद्रीय एकक कोशिका में क्या होता है कि आपके कॉर्नर्स में तो उपस्थित ही होते हैं परमाणु, साथ ही साथ बॉडी में कहीं और भी उपस्थित होते हैं। अब बॉडी का यहाँ पे सेंस यूनिट सेल से है, बॉडी में यहाँ का सेंस यूनिट सेल से है। ठीक है, एक एकक कोशिका में, तो एक एकक कोशिका लेंगे हम। ठीक, अब हम पहले मानते हैं कि इसके फलक में उपस्थित है, तो कोनों में तो है ही है, कोनों में तो होना ही होना है। ठीक है, तो 8 हमने कोनों पे बना दिया। अब ये एक फलक हो गया, ये दूसरा फलक हो गया, ये तीसरा फलक हो गया, ये चौथा फलक हो गया, और ये 5वां फलक हो गया जो फ्रंट में है, और ये 6वां हो गया जो पीछे है। ठीक है, फलक को बताया था कि आप दीवारें गिने, तो अपने कमरे की एक ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक दीवार हो गई, एक राइट हैंड साइड में दीवार हो गई, एक पीछे आपके दीवार हो गई, एक सामने आपके दीवार हो गई, 4 ये हो गई, एक नीचे फर्श हो गई, और एक ऊपर छत हो गई। टोटल कितने फलक हुए? 6। टोटल कितने फेस हुए? 6। ठीक है, तो चूंकि अब ये क्या है कि फेस में भी है और बॉडी के सेंटर में भी है, तो इसको क्या बोलते हैं? फलक, फलक केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, क्या होती है? फेस सेंटर यूनिट सेल, या फेस सेंटर यूनिट सेल बोल दो, या फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर बोल दो। तो ये क्या होती है? इसको हम अब आगे से हम इसको बोलेंगे FCC। ठीक है, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आगे से FCC। इतना बड़ा नाम बोलने की जगह हम बोलेंगे FCC। ठीक है, अब एक तो ये हो गई पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी क्या होती है कि एकक कोशिका में कोनों में उपस्थित है, और इस पूरे कोनों में उपस्थित है,
ठीक है, आपने देख रहे हैं। और इसके एक पूरे बॉडी सेंटर पे उपस्थित है। इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक बॉल जो है वो 8 कोनों में तो लगी ही लगी है, और साथ में आपके पूरे रूम के बीच में एक सेंटर पे एक बड़ी सी बॉल रखी है। ठीक है, रूम के बीच में एक बड़ी सी बॉल रखी हुई है। ठीक है, एक बड़ा सा गेंद रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, इसको बोलते हैं काय केंद्रित। ठीक है, काय केंद्रित क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड। तो इसको बोलेंगे शॉर्ट में BCC। ठीक है, FCC BCC। फलक के केंद्र में अगर कोनों के साथ साथ परमाणु अगर फलक के केंद्रों में भी है तो वो क्या होगा, FCC। कोनों के साथ साथ परमाणु अगर बॉडी के केंद्र में भी है, काय के पूरी यूनिट सेल के सेंटर में भी है, तो वो क्या होगा, BCC। ठीक है, अब देखो, अब इनके हम इफेक्टिव नंबर, आपको कोनों वाला कॉन्सेप्ट तो पता है कि कोनों में अगर 8 है तो उनका 1/8वां हिस्सा आएगा, वो कितना हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसमें साथ में फलक के केंद्र में भी है। अब देखो फलक के केंद्र में कितने हैं टोटल, 6 फलक, तो 6 लिख लो। ठीक है, फलक के केंद्र में कितने हैं टोटल, 6, तो 6 लिख लिया। अब इसके बाद कितना कंट्रीब्यूशन है इसका इस यूनिट सेल में, वो आप देखिए। जैसे ये वाला फलक है, ये वाला फेस देखिए, ये वाला फेस। ठीक है, तो अब इस वाले फेस पे अगर 1 है तो इस वाले फेस पे जो है वो इस वाले यूनिट सेल में भी है और इसमें है, और किसी में नहीं है, बस इसमें है और इसमें है। जैसे आप अगर एक बॉल इमेजिन करो सामने वाली दीवार पे, अपने एक बॉल इमेजिन करो अपने सामने वाली दीवार पे, तो सामने वाली दीवार पे जो बॉल है वो केवल इस रूम से दिखेगी और इसके साइड वाले रूम से दिखेगी। ठीक है, इस वाले रूम से दिखेगी और इसके साइड वाले रूम से दिखेगी, और आपको किसी ना इस साइड वाले रूमों से दिखेगी ना इस साइड वाले रूम से दिखेगी, कहीं से भी नहीं दिखेगी। आपको इस साइड वाले रूम यहां से दिखेगी और इसके जो फ्रंट में जो रूम है ना एकदम बगल, उससे दिखेगी बस। तो इसका कंट्रीब्यूशन केवल कितने हुआ, 2 कमरों में। इसका कंट्रीब्यूशन केवल किसमें हुआ, 2 कमरों में। अगर इसमें 2 कमरे हुए तो दोनों यूनिट सेल चूंकि सारे समान होती है, तो दोनों में इसका हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन हुआ, दोनों में इसका आधा आधा कंट्रीब्यूशन हुआ। अगर दोनों में आधा आधा हुआ तो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया, 3। ठीक है, तो कितना हुआ टोटल, 4। तो इसमें इफेक्टिव नंबर्स कितने हैं, इफेक्टिव नंबर्स ऑफ एटम्स कितने हैं, 4। इसमें परमाणुओं की प्रभावी संख्या कितनी है, 4। जब आपसे पूछा जाए कि BCC में कितने परमाणुओं की प्रभावी संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे 4। अगर ये पूछा जाए कि कितने जालक बिंदु हैं, तो कितने जालक बिंदु हैं, 8 ऊपर और 6 फेस पे, तो 8 6 14। तो जालक बिंदु अगर पूछेंगे तो कितने हैं, 14। लेकिन अगर पूछे परमाणुओं की संख्या कितनी है, इफेक्टिव नंबर्स ऑफ एटम्स कितने हैं, तो आप बताओगे 4। ऐसे इसमें देखो आपको पता है 8 कॉर्नर्स पे है, तो 8 कॉर्नर्स पे है तो इसका क्या हो गया, 1/8, Z इक्वल टू 1/8 × 8। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये वाला कॉन्सेप्ट में हमने, ठीक है, आपको पहले बता चुके हैं कि कैसे 1/8वां हिस्सा होता है इसमें। प्लस अब एक इसमें इसके बीचों बीच रखी है बड़ी सी बॉल, जो किसी और रूम में जिसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, केवल इसी कमरे में ही वो रखी हुई है, केवल इसी कमरे में वो बॉल रखी हुई है। तो अगर इसी कमरे में वो बॉल रखी हो तो ना तो इस साइड वाले रूम से आपको मिलेगी, ना तो इधर वाले, ना तो इधर वाले, ना तो पीछे वाले, केवल इसी रूम में है। तो और ये पूरी की पूरी बॉल इसी रूम में ही रखी है, पूरी की पूरी बॉल इसी रूम में ही रखी है। तो इसका पूरा, और एक ही है तो पूरा कंट्रीब्यूशन है इस रूम में, पूरा कंट्रीब्यूशन है। तो कितना हो गया, 1 + 1 कितना होता है, 2। तो आपसे अगर पूछा जाए कि BCC में बॉडी सेंटर्ड में कितने इफेक्टिव नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे, वो कितने होंगे, 2। अगर आपसे पूछा जाए कि FCC में कितने इफेक्टिव नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे, तो वो होंगे 4। ठीक है, एक बार और, केंद्रीय एकक कोशिका क्या होती है, इसमें क्या होते हैं कि फलक केंद्रित होती है एक, जिसमें जो है केंद्र के साथ साथ बॉडी में कहीं और भी उपस्थित होते हैं परमाणु। तो केंद्र में
होगा, वो कॉर्नर में होंगे तो कॉर्नर में 8 कॉर्नर हो गए और फलक में भी हो गए 6 फलक में, और जिनका आधा आधा कंट्रीब्यूशन है तो 8 कॉर्नर में 1/8 कंट्रीब्यूशन है और 6 फलक में। अगर आप एक बार इसको खुद से इमेजिन करोगे ना तो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगी, जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ इसमें बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। तो इसका 1 और इसका 3, तो कितने हुए टोटल इफेक्टिव नंबर 4, इसमें इसका 1 और इसका टोटल का 1, तो ये कितना हुआ 2, ठीक है। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है कि आप कमरे को इमेजिन करो, कमरे के बीच में सेंटर में एक पूरी बॉल रख लो और उसी बॉल को, वही सेम बॉल है, उसी बॉल को आप चारों तरफ 8 कॉर्नर में रख लो, ठीक है। तो और 8 कॉर्नर में उसका 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा और बॉडी में उसका पूरा 1 कंट्रीब्यूशन होगा, तो वो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ओके, अब हम आगे आते हैं। अब देखो, अब यह हो गया। अब इसका एक थर्ड टाइप होता है, फलक केंद्रित हो गया, बॉडी केंद्रित हो गया। अब एक होता है अंत केंद्रित एकक कोशिका, एंड सेंटर्स, एंड सेंटर्ड यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको ECC बोलते हैं, ECC। हालांकि ज़्यादा फेमस नहीं है, आप ज़्यादातर आप आगे पढ़ेंगे BCC, FCC और सिंपल क्यूबिक के ही बारे में, तो इसलिए इसको बस एक बार आप देख लीजिए, आपको नॉलेज के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कॉर्नर्स में तो सब में उपस्थित ही होना है, ये तो कंपलसरी है। तो इसमें प्रभावी संख्या कितनी हो गई, 1/8 × 8, 8 कॉर्नर्स और सबका 8वां हिस्सा। अब इसमें क्या होता है कि कॉर्नर्स के साथ साथ 2 आमने सामने के फलक में भी होगा, ठीक है। जो परमाणु उपस्थित होंगे ना वो 2 आमने सामने के फलक में होगा, या तो आपके सामने वाले दीवार पे होगा और पीछे वाले, या फिर आपके इस साइड वाले और इस साइड वाले, 2 में ही होगा, ठीक है। और वो दोनों सामने, या तो ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 2 आमने सामने के फलक में है। हाँ, अब ये कितने हुए टोटल 2, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, ठीक है। तो ये कितना हुआ 2। तो इसकी भी प्रभावी संख्या कितनी होती है 2। ECC में भी कितनी होती है 2। तो आपको याद रखना है FCC में 4, BCC में 2 और ECC में भी 2, ठीक है। मेनली इन दोनों का जरूर याद रखना, और सिंपल क्यूबिक का भी याद रखना, जो इसके पहले जो सिंपल स्ट्रक्चर बताया जिसमें केवल कॉर्नर में होता है, उसमें कितना होता है 1, ठीक है। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो हाँ, तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं कि A तथा B परमाणुओं की एक FCC का मतलब फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रित काय। तो एक FCC व्यवस्था में A एकक कोशिका के कोनों पर है तथा B जो है फलक के केंद्र में उपस्थित है। तो यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो A तथा B परमाणुओं की एक FCC व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, FCC, ठीक है। तो आप पहले एक FCC वो बना लें, जालक एकक कोशिका, ठीक है। तो FCC में क्या होता है कि परमाणु कोनों में तो उपस्थित ही होता है, और कहाँ उपस्थित होता है, फलक के केंद्रों में भी उपस्थित होता है, ठीक है। ये पीछे है। अब देखो, ये A परमाणु है, ये B परमाणु है। तो अब इसकी इफेक्टिव नंबर अगर आपको निकालना है तो वो कितनी होगी, इसका अगर आपको इफेक्टिव नंबर निकालना है A का, तो देखो A क्या है, 8 कोनों में उपस्थित है। इसके पहले हम समझा चुके हैं कि A परमाणु जो कोनों में उपस्थित होते हैं उनका इफेक्टिव नंबर कैसे निकालते हैं। कितने कोने हैं, 8। कितने कोने हैं, 8। तो A के लिए सबसे पहले 8 कोनों में उपस्थित है, और कितना कंट्रीब्यूशन है इसका इस एकक कोशिका में, 1/8वां। कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/8वां। पहले आपको पूरा बताया जा चुका है कि 1/8 कैसे आया, ठीक है। तो A का इफेक्टिव नंबर कितना हुआ, 1। A का इफेक्टिव नंबर कितना हुआ, 1, ठीक है। अब B का देख लेते हैं। B देखो कितने हैं, कितने फेस होते हैं, 6 फेस कितने होते हैं, एक आपके पीछे की दीवार, एक सामने की दीवार, 2 साइड की दीवार, ऊपर की छत और नीचे की फर्श। तो कितने हुए, 6। तो B का इफेक्टिव नंबर, B के परमाणु कितने हैं, 6, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। आपको बताया जा चुका है कैसे है 1/2। तो ये कितना हुआ, 3। तो आपको अगर इसमें इसका सरलतम सूत्र लिखना है ना,
तो ए और बी हमेशा 1 और 3 के अनुपात में ही मिलेंगे, ठीक है। चाहे तो आप AB3 लिख दीजिए, इसका सरलतम सूत्र क्या होगा, AB3, ठीक है। मतलब एक कोशिका में अगर एक ए का है इफेक्टिव नंबर तो बी के इफेक्टिव नंबर कितने हैं, 3। तो इसका जो है सरलतम सूत्र क्या हो जाएगा, AB3, ठीक है। इसका सरलतम सूत्र क्या हो जाएगा, AB3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि एकक कोशिका में का सरलतम सूत्र यौगिक अगर उसमें है, एकक कोशिका में आपको दे दिया गया है कि एक परमाणु ए कोने पर है, बी फलक के केंद्र पर है, तो इसका सरलतम सूत्र क्या होगा वो आप निकाल सकते हैं इसके स्ट्रक्चर से। ऐसे अगर BCC में होता, मान लो इसकी जगह हम BCC कर दे रहे हैं, इसकी जगह हम BCC कर दे रहे हैं कि एक जो है कोनों पर है और बी जो है फलक के केंद्र पर ना होके बॉडी के सेंटर पर है, ठीक है। बी फलक के केंद्र पर ना होके बॉडी के सेंटर पर है, तो क्या होता कि आप फलक के केंद्रों को मिटा दो, बॉडी का केंद्र ले लो। बॉडी के केंद्र पे केवल एक ही परमाणु है, तो ए का कितना पार्ट है, 1, वो तो रहेगा ही रहेगा। बी का कितना है, बी का 1 × 1, क्योंकि एक ही है और इसका पूरा कंट्रीब्यूशन इसी में है, आपको पहले दिखाया जा चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सरलतम सूत्र क्या हो जाएगा, AB। तो अगर वो BCC स्ट्रक्चर होता तो उसका क्या होता, AB। FCC है तो AB3, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। इसके आगे फिर हम 1-2 ऐसे क्वेश्चन और आप करिएगा अपने से। आपको इसकी PDF भेज दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद फिर इसकी, चूंकि आज का लेक्चर इसलिए ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो गया क्योंकि आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी था कि कैसे इसका कंट्रीब्यूशन, परमाणुओं का कंट्रीब्यूशन कैसे कितना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी था और आपको आज का ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। और इसके बाद हम अगर आप इसके घनत्व, संकुलन दक्षता और समन्वय संख्या वगैरह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सो प्लीज़ थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लीजिएगा अपने बुक से। और क्योंकि आगे थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे क्योंकि आज वाला लेक्चर जो भी जितना सोचा था उतना हो नहीं पाया है। और अगर आपने अभी तक ये हमारा धर्मादेवी इंटर कॉलेज का चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।